हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग सांद्रण और उससे आगे आने वाली सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। दिन हम इस चैप्टर को शुरू किए थे, जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, जिसमें खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ा जाता है। अयस्क से धातु को कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अयस्क को धातु के निकालने से लेकर के अयस्क किसको कहते हैं, खनिज किसको कहते हैं, शुद्ध अयस्क कैसे प्राप्त करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लवन विधि, इन सभी बातों को हम लोग जान चुके थे। तो सांद्रण की ही एक और नई विधि है, जिसको रासायनिक विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक विधि भी हम उसको कहते हैं। आज हम लोग उसको देखते हैं और उससे आगे देखते हैं। तो उसको बोलते हैं निछालन। क्या बोला जाता है? निछालन। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सांद्रण की एक पांचवी विधि है, निछालन। इसको क्या बोला जाता है? रासायनिक पृथक्करण विधि। सांद्रण की ये जो निछालन विधि है, जिसको इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं, ये एक केमिकल सेपरेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम लोग अयस्क से अशुद्धि को दूर करते हैं। इसमें अयस्क एवं अपयस्क, अपयस्क मतलब अशुद्धि, गैंग, ठीक है। ये बातें तो आप लोग जानते ही हैं कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता का प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें जो भी अभिक्रिया होता है उसके आधार पर हम लोग इसमें बातचीत करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, होता क्या है कि अयस्क होता है, तो जो अयस्क है सांद्रण से पहले, जो अयस्क है, अयस्क, तो वो तो शुद्ध होगा नहीं, उसमें क्या होगा? तो अपयस्क उसमें मिला होगा, यानी कि गैंग। उसमें क्या होगा? गैंग मिला हुआ होगा, ठीक है। अब गैंग के साथ-साथ उसमें हम लोग मिला देते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ। अब वो रासायनिक पदार्थ कैसी होती हैं? अभी आप लोग को बताते हैं। रासायनिक पदार्थ हम लोग उसमें कुछ मिलाते हैं। अब ये जो रासायनिक पदार्थ हम मिलाए हैं, ये या तो गैंग से अभिक्रिया कर लेगा या तो अयस्क से अभिक्रिया कर लेगा, और दोनों में से किसी एक से अभिक्रिया कर लेता है और बाकी दूसरा बच जाता है, और इन तीनों को हम एक साथ मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं, यानी कि घुलनशील हो जाता है, घुला देते हैं आपस में, ये घुलनशील है, ठीक है। राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं है मेरा। तो इनको आपस में हम लोग घुला देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन लेते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन, लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन, बॉक्साइट, इससे बॉक्साइट से, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन, एलियोमीना का निछालन, यूमीना का निछालन, ठीक है। अगर आपको राइटिंग में ज़्यादा परेशानी होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एल्यूमिना जो होता है Al2O3 होता है, Al2O3 को बोलते हैं एल्यूमिना। किसको? Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अशुद्धि कौन-कौन होता है? तो इसमें जो अशुद्धि होता है यानी कि गैंग होता है, तो गैंग के रूप में होता है इसमें आपको SiO2 हो सकता है, यानी कि सिलिकेट बोलते हैं इसको, या फिर TiO2 हो सकता है, ठीक है। TiO2 हो सकता है या फिर आयरन ऑक्साइड हो सकता है, यानी कि ApO। तो ये सभी अशुद्धि के रूप में रहता है, ठीक है। अब इसको हम लोग करते क्या है? तो सबसे पहले Al2, हम अगले पेज पे स्विच करते हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए। देखिए अगले पेज पे जगह नहीं है, इसलिए हम लोग इसी पेज पे पढ़ लेंगे। Al2O3, Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमीना। अब इसमें हम रासायनिक पदार्थ के रूप में मिला है NaOH। क्या मिला दी है? NaOH, जो कि सांद्र एक्वस है, और इसके साथ-साथ इसमें हम मिला देंगे थोड़ा-सा पानी, जल, ताकि सब आपस में घुल जाए।
तो जब सबको आपस में घुला देंगे तब क्या बनेगा ये, तो 2Na आप देख पा रहे होंगे और एल्यूमिनियम है तो यहाँ बनेगा AlOH होल 4, OH होल 4 क्या बनेगा, OH होल 4 बन जाएगा। किस रूप में, एक्वस के रूप में। इसको एक्वस के रूप में ये बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर रखते हैं क्योंकि जल मिलाया हुआ है तो घुलनशील है, एक्वस के रूप में बन गया। अब इसमें ये जो एक्वस के रूप में बना है, ध्यान से देखिएगा, ये 2NaOH सॉरी एल्यूमिनियम OH का होल 4 ये जो एक्वस के रूप में बना हुआ है, इसमें हम लोग मिला देते हैं CO2। क्या मिला देंगे, CO2। CO2 एक गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस अम्लीय होता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में तो जल तो रहेगा ही, H2O। और तब क्या बनेगा, यहाँ से Al2O3 आपका बन जाता है, Al2O3। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और होता है, क्या बनता है, यहाँ पे बूंद का लगा देते हैं डॉट। H2O की मात्रा इसमें अधिक होती है, यानी कि XH2O। ठीक है, H2O की मात्रा इसमें अधिक होती है और इसके साथ साथ बन जाता है NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अब एल्यूमिना कैसे मिलेगा, तो हम बताते हैं कैसे मिलेगा एल्यूमिना। यहाँ पर जो हमको अभी अभी मिला है, तो क्या मिला है, Al2O3 और इंटू XH2O जो मिला है। अब इसमें अधिक मात्रा में क्या है, तो जल है, तो हम जल को बाहर निकालना है तो इसको गर्म करेंगे या फिर सुखा देंगे बाहर, हीट कर देंगे। तो इसको अगर हम 1473 केल्विन तक ले जाते हैं, कितना, 1473 केल्विन, 1473 केल्विन पर अगर गर्म करते हैं तो इसमें जितने भी पानी रहेगा, जितने भी जल के अणु होंगे, वो सभी जल के अणु बाहर हो जाते हैं और Al2O3 हम लोग को मिल जाता है। XH2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कितना पर गर्म करना होगा, 1473 डिग्री पे, तो सभी H2O वाष्प बनकर के यानी कि गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निछालन विधि से एल्यूमिना को बाहर निकालते हैं। आपको शुद्ध एल्यूमिना मिल गया है। ठीक है, इस तरह से होता है सांद्रण। ये आपको क्या मिल गया, शुद्ध एल्यूमिना। हम अपने राइटिंग को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, शुद्ध एल्यूमिना आपको मिल गया। अब निछालन विधि का दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये भी दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, सोना और चांदी का पृथक्करण। इससे सोना और चांदी को कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सोना, जिसको हम लोग औरम यानी कि AU लिखते हैं, ये जो होता है ये सॉलिड रूप में होता है। ठीक है, इसमें हम लोग मिलाते हैं NaCN। NaCN, आप लोग कमेंट बॉक्स में NaCN का नाम बताइएगा। NaCN जो होता है गैस होता है, इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें मिला देते हैं जल। जल का 2 अणु मिलाया जाता है, वो बैलेंसिंग अभी हम आप लोग को बताएंगे, वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये रिएक्शन आपको याद ही रखना पड़ेगा और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा आपको, सोना और चांदी वाला। और NaCAuCN बनता है, AuCN, CN का होल 2 और किस रूप में, तो एक्वस के रूप में, ये बनेगा एक्वस यानी कि आयन के रूप में। और इसके साथ साथ बनता है NaOH, इसके साथ साथ क्या बनेगा, तो NaOH। ठीक, देखिए बैलेंसिंग क्या याद रखना है, तो 4 8, यहाँ पे 4 होगा, 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी चाहिए, 4, तो कितने बनेंगे,
4 बनेंगे और यहाँ पे भी 4 बनेंगे। तो आप लोग को ये तो याद रखना ही पड़ेगा 4, 8, 2, 4, 4, 8, 2, 4 और बनेगा क्या तो 4, 4 बनेगा। ठीक है? तो ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा बैलेंसिंग। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ से फिर से हम लोग वही रिएक्शन दोहराएँगे, गरम करेंगे और यहाँ से हम लोग को सोना मिल जाएगा। ठीक है? तो वो सोना कैसे मिलेगा वो भी बता ही देते हैं, आप लोग क्यों इधर-उधर भटकिएगा। देखिए, तो 4 NaAuCN ये है हमारा एक एक्वस। ठीक है? ये आ चुका है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग मिला देते हैं Zn, किसको? जिंक, जस्ता को। जैसे ही जस्ता को मिलाते हैं तो इसमें जस्ता जो होता है Au की जगह पे चला जाता है। आपको पता है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक ऊपर होता है और जिंक आता है तो औरम, सोना, चांदी सबको निकाल देता है। यहाँ पे हो जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो आप लोग 10वां में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे Au की जगह पे क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 4Na, Au की जगह पे ZnCN2 और ये जो Au की जगह पे आ गया है तो Au हो जाएगा आपका बाहर सॉलिड के रूप में। मुबारक हो आपको, अवक्षेप के रूप में ये मिल जाता है। किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में। ठीक है? अवक्षेप के रूप में। तो अवक्षेप के रूप में Au आपको मिल गया। ठीक है? तो इस तरह से निछालन विधि का प्रयोग करके हम लोग सांद्रण करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया जो है, यह जो प्रक्रिया है, अयस्क और अपयस्क, देख सकते हैं आप, अयस्क या फिर अपयस्क की रासायनिक अभिक्रियाशीलता, रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर आधारित। आपको हम पहले ही बताए थे कि अयस्क या फिर गैंग जो अशुद्धि है, दोनों में से कोई भी का भी एक रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर इसको बनाया जाता है। इस विधि में अशुद्ध अयस्क को किसी ऐसे रसायन में मिलाते हैं, और यहाँ मिलते नहीं, मिलाते, जिसमें ये घुलनशील होता है। क्या होता है? घुलनशील होता है तथा अशुद्धि अविलेय हो। अशुद्धि अविलेय हो और जो अयस्क हो वो घुल जाए। ठीक है? जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिना का निचालन आपको बता चुके हैं। इसमें बॉक्साइट, SiO2, आयरन ऑक्साइड तथा TiO2 आदि अशुद्धियां होती हैं। अयस्क के चूर्ण को गर्म एवं सांद्र NaOH के साथ निचालन करते हैं। अभी अभी आप लोग को बताया NaOH के साथ अभिक्रिया करा करके। ठीक है? तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे फिर से एक बार वंस मोर कर देते हैं। ये रहा आपका Al2O3, जिसको बोलते हैं हम लोग प्यार से एल्यूमिना। तो ये जो एल्यूमिना है, इसको हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? तो NaOH के साथ। NaOH कैसा होगा? गर्म होगा और सांद्र होगा। ठीक है? और क्या मिलाते हैं इसके साथ? तो इसके साथ मिलाते हैं हम लोग थोड़ा सा जल, ताकि विलय हो जाए। तो क्या बनेगा? 2NaAl और OH का होल 4। क्या बनेगा? OH का होल 4। ये चीज बन जाता है। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बाकी हम लोग आगे देखते हैं, और भी लाइन लिखा हुआ है। विलयन को जल से तनु करते हैं। ये स्टेप बताया जा रहा है कैसे कैसे होता है। विलयन को जल से तनु करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपक्षेप बनता है। किसका अपक्षेप बनता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा करने के लिए CO2 भी मिलाया जाता है। आपको ये चीज़ हम पहले बता दिए, बट अब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो देखिए क्या मिला है हमको? 2NaAl, OH का होल 4, किस रूप में? तो एक्वस के रूप में। अब इसमें क्या मिलाएंगे? CO2 मिलाया जाएगा। जैसे ही CO2 मिलाएंगे तो Al2O3 बाहर हो जाएगा। क्या? Al2O3। और लेकिन इसके साथ रहता है जल, और बाई प्रोडक्ट के रूप में
बाइकार्बोनेट निकलता है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अवक्षेप को प्रेरित करने के लिए ताजा बना जलयोजित Al2O3 का नमूना मिलाते हैं, जिसे बीजा रोपण करते हैं। जैसे दही जमाने के लिए थोड़ा सा जोरन चाहिए होता है, उस तरह से थोड़ा सा एल्यूमिना बनाने के लिए थोड़ा सा एल्यूमिना की जरूरत पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, बीजा रोपण। Al2O ये जो मिलता है हमको बाद में, उसको छानकर सुखा लेते हैं, यानी कि पानी को भगा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, Al2O3। प्राप्त करने के लिए कितना केल्विन, 1473 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, शुद्ध एल्यूमिना मिल जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का जो लेक्चर है इसमें रिएक्शन आने वाले हैं कुछ ज़्यादा ही। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, एक और रिएक्शन हम नीचे लिख देते हैं, लास्ट वाला क्या होता है। जैसे ऐसे तो हम पहले लिख ही चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः लिख देते हैं, आप लोगों को सहूलियत हो जाएगी इससे। H2O याद भी हो जाएगा, अगर हम बार बार लिखते हैं कोई चीज़ तो वो चीज़ याद हो जाता है। इतना केल्विन पे गर्म करेंगे तो Al2O3 बाहर हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, तो हमको एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आप हैं तभी हम हैं। देखिए, अब आगे हैं, तो अब तो हो गया सांद्रण। सांद्रण की सारी विधि हम लोग पढ़ लिए, 5 गो विधि था। पहला था गुरुत्वीय पृथक्करण, सॉरी, पहले था हाथ से चुनकर हटा सकते थे, उसके बाद गुरुत्वीय पृथक्करण या द्रवीय धावन था दूसरा, तीसरा चुंबकीय पृथक्करण, चौथा झाग उत्प्लवन और पांचवा निछालन। पांचों विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग को क्या मिल गया, तो अयस्क, शुद्ध अयस्क मिल गया। अब तीसरा, अब धातु को कैसे निकालेंगे अयस्क। अयस्क मिलना बड़ी बात नहीं है, अयस्क से अब धातु को निकालना है, तो धातु का पृथक्करण। धातु को निकालने के क्रम में अयस्क को 2 भाग में बंटना पड़ता है। कैसे, तो पहले सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। ऐसे धातु नहीं मिलता है, पहले उसको धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, और धातु ऑक्साइड का जब आप चयन कराएंगे तब हमको मिलेगा धातु। यानी 2 स्टेप में काम होता है, पहले धातु ऑक्साइड में बदलिए, फिर उसका आप चयन करा करके धातु में बदलिए। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे। सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड में बदलने की 2 विधि है, एक तो है निस्तापन और दूसरा है भर्जन। क्या है, निस्तापन और भर्जन। ये 2 पॉइंट जो है, ये 2 टॉपिक जो है, निस्तापन और भर्जन, ये आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में, आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप 7 स्टार भी रेटिंग दे सकते हैं। कितना, 7 स्टार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, निस्तापन और भर्जन। कई बार पूछा गया है इन दोनों में क्या अंतर होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग देखिए इसको। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं, निस्तापन और भर्जन को देखते हैं। निस्तापन जो है इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन इंग्लिश में, और भर्जन को बोलते हैं रोस्टिंग। भर्जन को क्या बोला जाएगा, रोस्टिंग बोला जाएगा। ठीक है, निस्तापन किसको कहते हैं, सिंपल शब्दों में समझिए कि कोई भी चीज को अगर हम जलाते हैं, कोई भी चीज को जलाते हैं, तो जलाने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसमें भी अयस्क को जलाया जाएगा, लेकिन निस्तापन उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हम अयस्क को जलाते हैं तो उसको बोलेंगे निस्तापन, सिंपल। और अयस्क की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो उसको बोलेंगे भर्जन। ठीक है, देखिए, अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। यानी बिना ऑक्सीजन का, वायु का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन का अगर हम उसको जलाएंगे तो उसको बोलेंगे निस्तापन। ठीक है, आगे देखिए, इससे आर्द्रता निकल जाती है।
इससे आर्द्रता क्या होता है, उसमें जो भी नमी होता है वो बाहर हो जाती है और अयस्क शुष्क हो जाता है। क्या हो जाता है, एकदम सूखा-सूखा ड्राई हो जाता है, DRY, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, शुष्क। कुछ जलीय अयस्क निर्जल हो जाते हैं। अगर अयस्क में जल है, जल की मात्रा है, तो वो कैसा हो जाएगा, निर्जल हो जाता है। यानी जितना भी पानी है वो सब निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है रिएक्शन। कुछ जलीय अयस्क जो है वो निर्जल हो जाते हैं, जैसे अब कौन-कौन अयस्क निर्जल हो जाते हैं, एग्ज़ाम्पल देखिए। जैसे Al2O3, जिसको एल्यूमिना बोलते हैं, तो इसमें जल होता है। मान लीजिए 2 गो जल है इसमें, जल का 2 अणु, तो इसका अगर हम निस्तापन करेंगे यानी कि ऊष्मा अगर हम इसको देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अलग-अलग हो जाएगा। अभी-अभी हम लोग देख कर के आ रहे हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर कोई जलीय अयस्क जैसे हम ले लेते हैं Fe2O3, Fe2O3, आप लोग इसका नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए कि फेरस का ये कौन-सा अयस्क है? इसमें मान लेते हैं कि 3 गो अगर जल का अणु है इसके साथ, तो इसको भी अगर हम ऊष्मा देंगे यानी निस्तापन कराएँगे, तो इसमें से क्या होगा, Fe2O3 बचेगा और जल बाहर हो जाएगा, ठीक है? तो ये सभी जो कुछ जल के अयस्क होते हैं, ये निर्जल हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि कुछ कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं। जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, उसको कहाँ बदलते हैं? ऑक्साइड में बदलते हैं। जैसे कार्बोनेट अयस्क के रूप में देखिए एग्जाम्पल, पहला है ZnCO3, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट यानी जिंकाइट भी बोला जाता है शायद। अब इसको हम देते हैं ऊष्मा, यानी कि निस्तापन करा रहे हैं। तो जैसे ऊष्मा देंगे तो ये बदलेगा ऑक्साइड में, यानी जिंक ऑक्साइड में और CO2 बाहर हो जाएगा, ठीक है? CO2 कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल, PbCO3, लेड कार्बोनेट, इसको देखिए। इसको भी अगर हम लोग ऊष्मा देते हैं सेम चीज़, तो ये बदलेगा PbO में, यानी लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा ये, और बाहर कौन हो जाएगा? तो CO2 हो जाएगा, ठीक है? एक और देख लीजिए आप लोग, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ होता है एक, यहाँ पे इंटू है, वो मत मानिएगा इसको, सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे MgCO3, तो ये बन जाएगा आपका CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। सब क्या होगा? ऑक्साइड में बदल जाएगा, सब के सब, और MgO बनेगा और उसके बाद CO2 बाहर, ठीक है? लेकिन यहाँ यहाँ भी इसमें से भी CO2 निकलेगा, इसमें से भी CO2 निकलेगा, तो 2 गो CO2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब बताइए कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों हैं, ऐसा क्या, इस यौगिक का नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं डोलामाइट, अयस्क याद रखिएगा, डोलामाइट, ये है डोलामाइट, CaCO3 MgCO3। ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के सम्मिलित अयस्क को क्या बोलते हैं? तो डोलामाइट बोलते हैं, ठीक है? तो ये तो आपके सामने रहा निस्तापन, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सबको जलाया जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। भर्जन, भर्जन वो होगा जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, मतलब घुट-घुट करके नहीं जलने देंगे, उसको थोड़ा-सा ऑक्सीजन सूंघा-सूंघा करके जलाएँगे, ठीक है? तो अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो वायु इसमें होगा। वायु की उपस्थिति में गलनांक के नीचे ही दोनों में जलाया जाता है, प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, ठीक है? निस्तापन व भर्जन को प्रावर्तनी भट्ठी, एक भट्ठी होता है, ऐसे तो नहीं खुले में जला सकते हैं, एक भट्ठी होगी परावर्तनी भट्ठी, जिसमें हम लोग जलाएँगे। उसका इमेज आप लोग को दिखा देंगे हम आगे की क्लास में, ठीक है? आज तो नहीं लाए हैं, अगली क्लास में दिखाएँगे। भट्ठी में किया जाता है। परावर्तनी भट्ठी याद रखिएगा। यदि अयस्क लोहा हो, तो पहले उसमें सिलिका मिलाते हैं। अगर अयस्क में क्या हो? लोहा, तो सिलिका मिलाते हैं। सिलिका मतलब SiO2, सिलिका जेल। आप लोग देखते होंगे कि बैग ये या फिर जो शूज़ ये सब या फिर कोई प्रोडक्ट आप लोग मँगाते हैं जिसमें मॉइस्चर होता है,
तो उसमें एक दानेदार कलर का कुछ पैकेट में भर के रखा हुआ होता है, जो चीनी के जैसा रहता है। तो वही होता है सिलिका जेल। इसका खासियत होता है ये मॉइस्चर को सोख लेता है, तो शूज़ वगैरह में भी रहता है। आगे देखिए आयरन ऑक्साइड, आयरन सिलिकेट बनाता है जो कि एक धातु मल है। तो आपको धातु मल का भी सूत्र पूछ सकता है। आयरन सिलिकेट FeSO3 होता है, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु मल बोलते हैं, ठीक है? अगर कहीं बोलेगा कि धातु मल मिलाया जा रहा है, इसका मतलब आयरन सिलिकेट मिलाया जा रहा है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरा क्लास, तो लाइक भी कीजिए और अपने जो भी लोग इस बार जो भी स्टूडेंट इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी को शेयर कीजिए ज़रूर, चाहे वो स्कूल के फ्रेंड हो, चाहे वो कोचिंग के हों, कहीं भी हो, आप लोग उनके पास हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए। अब सल्फाइड अयस्क कौन-कौन है? तो थोड़ा-सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? पहले तो धातुमल के बारे में जान लेते हैं कि धातुमल होता है क्या? एक होता है फ्लक्स, ये फिज़िक्स वाला फ्लक्स नहीं है, ठीक है? ये होता है फ्लक्स और इसके साथ में बनेगा गैंग। तो फ्लक्स और गैंग मिलेगा, फ्लक्स और गैंग को अगर मिला देते हैं, तब बनेगा धातुमल, ठीक है? फ्लक्स और गैंग की सम्मिलित रूप को ही बोला जाता है धातुमल, ठीक है? चलिए कुछ अयस्क हम लोग देखते हैं, सल्फाइड अयस्क। तो कौन-कौन से सल्फाइड अयस्क हैं? अगर ZnS हम लेते हैं और इसका कराते हैं वर्जन, क्या होगा? विर्जन होगा, यानी कि वायु की उपस्थिति में। मान लेते हैं इसमें O2 डाल दिए हैं, बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर 2 और इधर 3 लगा देते हैं। तब ये बनेगा जिंक ऑक्साइड। दोनों ऑक्साइड निस्तापन भी ऑक्साइड में बदलता है और भर्जन भी ऑक्साइड में ही बदलता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि पहले निस्तापन करेंगे फिर भर्जन करेंगे। ऑक्साइड में बदलने की 2 प्रक्रिया है, एक निस्तापन है और एक भर्जन है, ठीक है? आगे देखिए, अगर हम मेरे पास लेड सल्फाइड है, PbS है, तो PbS में भी O2 मिलाएँगे और ये बन जाएगा PbO बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा? तो SO2 बाहर, सब में SO2 बाहर हो जाएगा। Cu2S अगर है आपके पास, कॉपर का सल्फाइड, कॉपर पाइराइट इसको बोलते हैं, तो ये भी CuO बन जाएगा और SO2 बाहर हो जाएगा। बाकी आप लोग बैलेंसिंग कर लीजिए। यहाँ पे 2 लगा लीजिए SO2 के बाहर, यहाँ भी कॉपर के बाहर 2 लगा लीजिए, तो 2 कॉपर आप लोग को बैलेंस हो ही गया होगा लगभग। यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए, यहाँ 3 लगा लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो निस्तापन भी ऑक्साइड में बदलेगा और भर्जन भी ऑक्साइड में ही बदलता है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब आगे जब चलते हैं तो धातु ऑक्साइड, धातु जो अयस्क था, अयस्क को हम लोग धातु ऑक्साइड में बदल चुके हैं। अब धातु ऑक्साइड से हमको क्या चाहिए? तो धातु चाहिए। याद रखिए, जितना भी तामझाम हो रहा है सब किसके लिए हो रहा है? धातु के लिए हो रहा है। अब धातु ऑक्साइड का अपचयन कराएँगे, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे और क्या मिलेगा? फाइनली हमारा धातु मिलेगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसको, ऑक्साइड का अपचयन कराते हैं। अपचयन के लिए कोई ना कोई तो चाहिए जो अपचयन कराएगा उसका। हमको क्या चाहिए? अपचायक। क्या चाहिए? तो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि अपचयन के लिए हमको क्या चाहिए? अपचायक चाहिए। अपचयन के लिए देखिएगा, अब मेरा राइटिंग थोड़ा-सा सही हो जाएगा। अपचयन के लिए अपचायक चाहिए, अपचायक। अब अपचायक जो होता है, एक बहुत मस्त अपचायक होता है। कौन होता है? तो लाह। आप लोग को याद है? लाह का सूत्र याद है? H4, सूत्र ध्यान में नहीं आ रहा है। उसमें 4 गो H होता है। लाह जो है वो बहुत अच्छा अपचायक होता है, ठीक है? तो उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। उसमें 4 गो हाइड्रोजन होता है। जैसे
अब इसमें अपचायक के रूप में आप लोग ज़रूरी नहीं है कि लाह को ही लीजिए। यहाँ पे आप कार्बन भी ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले सकते हैं या फिर टिन 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 एटीसी कोई भी आप अपचायक, नॉर्मल अपचायक भी आप ले सकते हैं। अब ये जो कौन-सा अपचायक लिया जाएगा, इसके लिए एक होता है, आगे आएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग एलिंघम आरेख। ये एलिंघम आरेख जो है, वो यही बताता है कि किस ऑक्साइड के लिए कौन-सा अपचायक लिया जाएगा, ठीक है? तो वो उसको आगे देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ देखते हैं। तो अगर आपका जिंक ऑक्साइड है, इसमें हम लोग अगर कार्बन को डालते हैं, जो कि सॉलिड रूप में सॉरी, तो जिंक ऑक्साइड में अगर हम लोग अपचायक के रूप में कार्बन को डालते हैं, तो यहाँ क्या होगा, अब हमारा जिंक बाहर हो जाएगा। दिख गया? मुबारक हो, आपको धातु प्राप्त हो गया है, ठीक है? और इसके साथ-साथ बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में। अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा लेते हैं, कोई भी मेटल जो एमएक्स और ओवाई के रूप में हो, मतलब मेटल ऑक्साइड के रूप में हो, धातु ऑक्साइड के रूप में हो, उसके साथ कोई भी कितना भी कार्बन, वाई जो है कार्बन की संख्या बता रहा है, ठीक है? तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपका एक्स मेटल बाहर हो जाएगा। एक्स मेटल जो है वो सॉलिड के रूप में बाहर हो जाएगा, ये नॉर्मल समीकरण हम बना रहे हैं, और वाई सी ओ गैस के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको मेटल ऑक्साइड प्राप्त, सॉरी, मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त हो जाएगा, धातु। या फिर इसमें एक और चीज़ है, या फिर इस सबको आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। या फिर किसी अन्य धातु के साथ गर्म करते हैं, या फिर किसी अन्य धातु के साथ गर्म करते हैं, किसी अन्य धातु के साथ गर्म करते हैं, अन्य धातु के साथ गर्म करते हैं, ठीक है? ये दूसरा है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरे धातु के साथ भी गर्म करके आप धातु को निकाल सकते हैं। अब दूसरे धातु के साथ तो एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, ऐसे तो आप लोग समझते नहीं हैं। तो देखिए Cr2O3, ये आपका एक क्रोमियम का ऑक्साइड है सॉलिड रूप में। अब इसको हम लोग एल्यूमिनियम के साथ गर्म करते हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम के साथ जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन चला जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, यानी Al2O3 बन जाएगा और हमारा क्रोमियम बाहर हो जाएगा, ठीक है? 2 क्रोमियम लिए थे, 2 क्रोमियम सॉलिड के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आप धातु को अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो या तो आप अपचयन करा लीजिए या फिर किसी दूसरे धातु के साथ ही अपचयन करा लीजिए, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो अपचयन करा रहे हैं, तो कब किसको डालेंगे अपचायक के रूप में, किस तरह से उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, इस सभी के लिए एक सिद्धांत आता है, धातुकर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत। आपको दिख रहा होगा, धातुकर्मिकी के ऊष्मागतिक सिद्धांत। ऊष्मागतिक सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी धातु ऑक्साइड हो, सिंपल समझिए, कोई भी धातु ऑक्साइड हो, उसको आसानी से अपचयित होता है। कोई भी धातु ऑक्साइड हो, वो आसानी से अपचयित हो जाता है, लेकिन कुछ खचरा भी होता है। बहुत सारा तो आसान होता है, नॉर्मल होता है, मासूम होता है, लेकिन उसी में 2-4 को कचरा होता है जिसकी वजह से सब बदनाम हो जाता है। तो लेकिन कुछ मुश्किल से करने का मतलब 2-4 को, ज़्यादा नहीं, और जिसकी वजह से सबके लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये जो कुछ कचरा है, इसके लिए हम लोग एलिंगम आरेख को बनाया गया, लेकिन पढ़ा सबके लिए जाता है। जो मुश्किल से अपचयित होता है, मतलब जो अयस्क अपचयित नहीं होता है, जो धातु ऑक्साइड से जल्दी से ऑक्सीजन नहीं निकलता, उनको क्या देना पड़ता है? ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे जो ऐसे नहीं, एक कहावत है कि लात के भूत बात से नहीं मानता है, तो वही हाल, ये आसानी से अपचयित नहीं होता है तो इसको ऊष्मा देना पड़ता है, और इसीलिए पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी सिद्धांत, ठीक है? अब इस जब उसको ऊष्मा दे करके अपचयित कराएँगे तो उसको बोलेंगे पायरो धातु कर्मिकी। उस विधि को क्या बोलते हैं? पायरो धातु कर्मिकी। ये धातु को अलग करने का एक शाखा है, ठीक है?
उच्च तापमान पर धातु कर्म का अध्ययन किया जाता है। यहाँ उच्च तापमानों की बात होगी तो हम ऊष्मागतिकी, अगर जहाँ अधिक तापमान की बात हो रही है वहाँ ऊष्मागतिकी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को भी उपयोग में लेते हैं। अब ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या था, तो वही है जो आप लोग 11th में पढ़े थे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा। तो जी क्या है, तो गिब्स ऊर्जा। जी क्या है, गिब्स ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, अब एच क्या है, तो एंथैल्पी। एच क्या है, एंथैल्पी, या डेल्टा लगा हुआ है तो एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा लगा हुआ है इसलिए, नहीं तो एंथैल्पी समझिए। और यहाँ पे टी क्या है, तो टी क्या है भाई, टी क्या है, तो टी है आपका प्यारा सा टेम्परेचर, हिंदी में जिसको बोलते हैं तापमान। ठीक है, और एस क्या है, तो एस है एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन। अगर आपको इन सभी टर्म के बारे में जानना है तो आप 11th का केमिस्ट्री उठा करके पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है, उसमें है डायनेमिक्स नाम का चैप्टर, ऊष्मागतिकी, उसमें ये सारी टर्म आती है। चलिए, तो इसी को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज समीकरण। किसको, इसको। तो हेल्महोल्ट्ज समीकरण आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे जो है वो आपको एलिंघम आरेख के बारे में पढ़ना है। एलिंघम आरेख हम आज लाए नहीं है, और ये जो एलिंघम आरेख है बहुत कंफ्यूजेबल टॉपिक है, और इससे कोई फायदा भी नहीं होता है। इस बस दो चार गो के बारे में बताएगा, बहुत जगह लागू भी नहीं होता है, उसकी सीमाएं भी हैं। तो ये सिर्फ इतना ही, एलिंघम आरेख जो है वो सिर्फ ये बताता है कि किसके साथ कौन सा अपचायक लगेगा, किस धातु का ऑक्साइड के साथ कौन सा अपचायक लगेगा जो उसका अपचयन करा सके। जाहिर सी बात है, जो कोई भी धातु का अगर ऑक्साइड है, जैसे मान लेते हैं अगर जिंक है, जिंक ही है, तो जिंक से कमजोर धातु अगर हम लेंगे तो वो तो ऑक्साइड उसका अपचयन नहीं करवा पाएगा, यानी उससे मजबूत वाला कोई चाहिए होगा। जैसे हम लोग अभी इससे पहले बात किए हैं कि जो एयू है, एयू था, तो एयू की जगह पे कौन चला जाता था, जिंक, क्योंकि जिंक एयू से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो अगर हम जिंक के साथ एयू को ले जाएंगे तब तो वो नहीं करा पाएगा। तो बस एलिंघम आरेख यही कहता है कि कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके माध्यम से किसके पास कौन सा जाएगा। तो एलिंघम आरेख सिर्फ इतना ही बताता है और कुछ नहीं बताता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग थोड़ा एलिंघम आरेख की चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो धातु हमको मिला है ऑक्साइड का अपचयन करा करके उसका शुद्धिकरण की बातें करेंगे, और फिलहाल हो जाएगा आपका चैप्टर उसके बाद खत्म। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। आज रिएक्शन ही रिएक्शन है, तो आप लोग एक बार पुनः इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, धातु कर्मी की ये सब भी। और बाकी आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, धन्यवाद। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।